प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PTI जी ख़वातीन मेंबर्स क़ौमी असम्बली जे मेंबर अॼु पार्लियामेंट जे दरवाज़े साम्हूं पार्लियामेंट जे मुख्य गेट जे साम्हूं एहतजाज कयो आहे। उन एहतजाज जो मक़सदु मुल्क में हिकु वधंदड़ महांगाई आहे ऐं जेको परॾे में रहंदड़ पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि जे वोट जो हक़ खसण ख़िलाफ़ु इहो एहतजाज कयो वियो आहे। अॼु के प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास में परॾेही पाकिस्तानियुनि ऐं नेब जे हवाले सां ॿई बिल जेके आहिनि उहे मंज़ूर थी विया आहिनि। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान ऐं क़ौमी असम्बली जी हिन वक़्तु ताईं जी मेंबर मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा। नुसरत वाहिद साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया जी। अच्छा नुसरत वाहिद साहब, आपने पार्लियामेंट के बाहर तो एहतजाज किया है, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो दोनों बिल मंजूर हो चुके हैं। बेहतर नहीं था कि आपका ये एहतजाज अगर पार्लियामेंट के अंदर होता तो वो ज़्यादा मौसर था, ज़्यादा असरअंदाज हो जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब आपको प्रोग्राम इनवाइट करने का। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम चूँकि इस्तीफे दे चुके हैं और जब इस्तीफे दे चुके हैं तो पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं जा सकते हम, तो पार्लियामेंट के बाहर ही हमने करना था, वो हमने किया। और पार्लियामेंट के वैसे तो हम उसमें चले गए जहाँ प्रेस होता है वहाँ तक हम चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जिस तरह हमारे साथ ट्रीट किया कि इस कदर शदीद किस्म का आप समझें गर्मी थी और उसमें उन्होंने सारे गेट बंद करके रखे हुए थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर आखिरकार हमारी ख़वातीन ने बहुत फोर्स लगा के वो गेट को तोड़ा। आपने देखा होगा आलिया हमजा और उनके साथ एक और खातून भी थी, वो तो गेट पे चढ़ भी गई कि वो क्रॉस कर लेंगी, लेकिन चूँकि वो तारे सख्त थे, लोहे के गेट थे और जख्मी भी हुआ उनका पाँव और हाथ भी जख्मी हुआ। गर्मी बहुत थी, लोहे के गेट उसको पकड़ के चढ़ना तो आसान काम नहीं था। फिर सर किसी न किसी तरह वो उनको उतारा गया और फिर उन्होंने कहा कि हम खोलते हैं गेट। MLAs और MPs। लेकिन नुसरत वाहिद साहब, मेरा सवाल ये था कि आपने बाहर एहतजाज किया, आपका बिल्कुल राइट है, आपका ये सियासी राइट है, आपका ये अखलाकी राइट है, हर किस्म का राइट है, लेकिन पॉलिटिकल राइट है आपका। लेकिन बात यह है कि अगर ये एहतजाज आप पार्लियामेंट की मेंबर हैं इस वक्त तक, आपके इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुए, ये अगर आप पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करती तो ये और मज़ीद मौसर नहीं होता? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। पार्लियामेंट के अंदर अगर हम पार्लियामेंट के अंदर बैठते, इस्तीफे ना देते तो यकीनन ये बहुत बेहतर होता, लेकिन मसला ये है कि हम पहले इस्तीफे दे चुके हैं। और आपका अगर कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हम अपनी अथॉरिटी को एक्सर्ट करते और सब कुछ करते तो उसके बाद फिर ये लोग इस तरह के बिल पास नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, अपोजिशन इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ कभी भी नहीं हुई। और हमारी जमात अगर अपोजिशन में इस तमाम उसके साथ बैठती तो ज़ाहिर है हमारी तेज ज़्यादा होती, लेकिन चूंकि हम नहीं हैं अब तो हम अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराएंगे। उन्होंने पास तो करना है, ये तो हमें पता ही है कि वो किस लिए आए हैं, यहाँ पे हुकूमत कर क्यों रहे हैं। जाहिर है वो हुकूमत इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले तो उनका था कि अपने केसेस खत्म करवाया जाए, नैब को खत्म करवाया जाए। फिर जो उनको खतरा है कि अगर EVM मशीनें आ गई तो फिर इलेक्शन जो है वो ईमानदारी से होगा और जो हमारे ओवरसीज भाई हैं अगर उन लोगों ने वोट दे दिए तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग किसी तरह जीत सकें। इसलिए जो सबसे पहला वो था काम इनका, उन्होंने ये सोचा कि इनका हक को ख़त्म किया जाए। उनके पैसे इन्हें बहुत अजीज हैं, वो पैसे भेजते हैं, वो ये खाते रहे, लेकिन उनको वोट देने का हक न दिया जाए। लेकिन नुसरत वाहिद साहब, लेकिन नुसरत वाहिद साहब, क्या अब तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर दिया है कि आपने पार्लियामेंट में बिल्कुल नहीं जाना? अगर नहीं जाना तो फिर ये कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो ऐलान किया था कि आप उसकी स्क्रूटनी में शामिल हो जाएं, आप उसकी वहाँ जाएं और अपने इस्तीफ़ा हवाले से उनको आगाह करें, तो आप तो वहाँ गई नहीं, आपने तो इनकार कर दिया था वहाँ जाने से। हाँ नहीं, उसमें जाने की कोई तुक ही नहीं है। जब हम दे चुके हैं इस्तीफे तो उसके बाद जाने का क्या बनता है, मुझे बताएं। कोई तुक ही नहीं बनती कि हम किस लिए जा रहे हो वहाँ पे। तो बस इसलिए हम लोग नहीं गए, हम दे चुके हैं और साइन हुए हुए हमारे सबके मौजूद है वहाँ पे। हमने जिस तरह इस्तीफे दिए हैं इनको पता है, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि उसको कहा जाए कि इलीगल तरीके से या किसी और तरीके से किया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल इनकी मर्जी, एक्सेप्ट करें ना करें, हम तो अपनी तरफ से दे चुके हैं। अच्छा नुसरत वाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि अब आपको पार्लियामेंट में जाना कोई तुक नहीं बनता और आपने फैसला कर दिया, पार्टी ने फैसला कर दिया कि अब नहीं जाना। आप नहीं समझती कि आपके इस अमल से, आपके इस फैसले से हुकूमत को आपने बिल्कुल आसान छोड़ दिया है? अब तो हुकूमत कल बजट पेश होने वाला है, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत के पास कोई किसी किस्म का कोई टफ टाइम नहीं होगा, वो जो चाहे वो करें, अब उनको
कोई रोक टोक नहीं होगी पार्लियामेंट के अंदर? ये तो आपको पता है ना, ये तो हो रहा है। अभी भी जो चीज वो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं हो रही उनकी। आज के बिल के देख ले आप, किस तरह उन्होंने वो बिल पास किए हैं। तो ये तो जाहिर है, हमें नजर आ रहा था कि ये सब कुछ होगा। लेकिन बात इतनी सी है, क्या हम उनके साथ जाने पे राजी हैं? नहीं, हम उनके साथ बैठने पे भी राजी नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके साथ बैठ गए तो इसका मतलब है कि हम उनको एनआरओ दे रहे हैं। हमारी तरफ से कोई एनआरओ नहीं होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जो सारी उम्र जिस बात के ऊपर लड़ते रहे, उसको छोड़ के वो इनके साथ जाके हाथ मिलाएं या उनके साथ बैठे या इनके साथ बातचीत करें, तो वो नहीं, नो। तो नुसरत भाई साहब, आप अगर पार्लियामेंट में नहीं हैं तो इसका आपको कोई सियासी फायदा आपको हो रहा है या फिर हुकूमत को हो रहा है? फिलहाल तो हुकूमत को हो रहा है, लेकिन अदरवाइज हमें हो रहा है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के जलसों में, जुलूसों में जिस तरह लोग शामिल हो रहे हैं और जिस तरह लोग तादाद में उसमें शरीक हो रहे हैं, ये हिस्ट्री में है पाकिस्तान की, क्या दुनिया की हिस्ट्री में इतने लोग कभी नहीं आए किसी के जलसे में। और ये वो लोग हैं जिनको कोई लेके नहीं आता, ये वो लोग हैं जिनको कोई बिरयानी की प्लेट नहीं दी जाती, ये वो लोग हैं जिनको 5,000 रुपए उनके बैंक उसमें बैलेंस नहीं डाला जाता फोन में। ये खुद अपनी मर्जी से, अपने शौक से आते हैं। अभी मैं गई हुई थी यहाँ पे F11 का जो लेबर विंग का कैंप है, उसमें मैं गई हूँ थोड़ी देर के लिए। यकीन कीजिए, ऐसे ऐसे लोग आके अपने आप को एनरोल करवा रहे थे और कहते खान साहब के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। ठीक है, ये जो एक जोश है, जज्बा है कारकुनों में, और फिर खान साहब की जो फैन फॉलोइंग है, ये तो आप सही कह रही हैं कि ये तो हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप पार्लियामेंट में अंदर नहीं जाती तो फिर जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने 7 जुलाई को, क्या तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उन इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेंगे आप? नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आप वहाँ हिस्सा लेंगे आप जी। तो फिर यहाँ पे आप पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं है। पंजाब असम्बली में जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उस पर आप हिस्सा लेंगे, तो आप नहीं समझते ये पॉलिटिकल तजाद है आपके नैरेटिव में? नहीं, पॉलिटिकल तजाद नहीं है। अब देखें, केपीके की असम्बली काम कर रही है, पंजाब की कर रही है, सिंध की कर रही है, सारे जगहों की असम्बलियाँ काम कर रही हैं। अगर कहीं से इस्तीफा दिया है तो नेशनल असम्बली है, क्योंकि नेशनल असम्बली सेंटर है तमाम सूबों का। और अगर यहाँ पे उन सूबों के बड़े यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए ज्यादा वो हो जाएगा कि वो अपनी बात वहाँ पे मनवाएं। और वो कर रहे हैं, वो जाहिर है बहुत उससे लड़ रहे हैं, सारा कुछ जो भी कर रहे हैं काम। तो तजाद इसलिए नहीं है कि लोगों ने तो काम करना है, अपने मुल्क के लिए ही काम करना है ना, वो करेंगे, उसमें वो इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद वो कर रहे होंगे। अच्छा नुसरत भाई साहब, आप कह रही हैं कि सिंध में आपके जो मेम्बरान हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात आप लड़ने जा रही हैं, केपीके में आपकी हुकूमत है, सूबाई असम्बली के जो आपके मेम्बरान हैं वो वैसे के वैसे मौजूद हैं, अगर कौमी असम्बली में आप इस्तीफ़ा दे भी रही हैं, आपके इस्तीफ़ा वहाँ मंजूर नहीं हो रहे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस पर आपको पॉलिटिकली हवाले से आप क्या असरअंदाज कर सकती हैं हुकूमत पर? देखिए, हुकूमत पे हमारा जो असरअंदाज होना है, वो जो सबसे बड़ी बात है, असेंबली में तो वो जो कर रहे हैं जाहिर है उसका तो हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, हम तो बाहर आ चुके हैं। लेकिन अदरवाइज उनके ऊपर बेइंतहा प्रेशर है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा, प्राइम मिनिस्टर के जितने जलसे हुए वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि इन लोगों ने जो बात की थी एस्टेब्लिशमेंट से, वो यही थी कि ये इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके, वो पॉपुलैरिटी खो चुके, उनको हटाएं, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और फिर लोगों ने देखा कि वो पॉपुलैरिटी क्या खोई थी, वो तो दुनिया ही पलट गई सारी। ये वो कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि इतने लोग किसी भी जिस भी शहर में होता है तो वहाँ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा होता है। लोग सिर्फ उस गांव में नहीं होते जहाँ पे जलसा हो रहा होता है, वो सड़कों पे, दरख्तों पे, दीवारों पे, हर जगह वो मौजूद होते हैं, घरों की छतों पे। तो ये जो प्रेशर है ना आवाम का, वही सबसे बड़ा प्रेशर है। लेकिन नुसरत भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने बड़ा अरसा दिया है सियासत को, और फिर आप तहरीक इंसाफ में भी आपने बहुत बड़ा टाइम दिया है, तो आप नहीं समझती कि जलसे करना, जुलूस करना, रैलियाँ निकालना ये अलग बात है, लेकिन फिर वोट वाला मैदान, जब इलेक्शन आती है फिर वोट देना, ये एक अलग साइंस है। लोग आपके जलसों में जाते हैं, लेकिन वोट वाला जो मामला होता है उसमें फिर हमें जो नज़र आ रहा है वो बहुत मुश्किल होगा अब आपके लिए वो मैंडेट लेना जो 2018 में आपको मिला है। मुश्किल होगा, मेरे ख्याल तो बहुत आसान होगा। देखिए, लोग जलसों में जब आते हैं
تو یہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ وہ جلسوں میں اس طرح نہیں آتے کہ ان کو لایا جا رہا ہے یا ان کو بریانی کی پلیٹ دی جا رہی ہے یا ان کو 5,000 روپے کے بیلنس میں ڈالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہے. یہ سب لوگ اپنی خوشی سے اپنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسے ایسے لوگ شریک ہو رہے ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے, کوئی ویل چیئر پہ ہے, کوئی زمین پہ ہے, چاروں ہاتھ پاؤں سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نصرت صاحبہ. آپ کہہ رہی ہیں کہ اس مرتبہ جو ووٹ کو اعلیٰ معاملہ ہوگا اس میں آپ کو 2018 سے بھی زیادہ آپ جو جوش جذب اپنے کارکنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ بہت زیادہ ملے گا. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آپ کو مینڈیٹ کتنا ملنا ہے, لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے اپنا جو احتجاج کیا تھا اس پہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ناظرین ودوں تھا پروگرام کے بے پاسے وہ انتہائی اہم حصو ہے, وہ ہے بجٹ کے حوالے سے. اج اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی वई है. उन में ॿुधायो वियो त महांगाई, करंट अकाउंट ऐं तिजारती जेको खसारो आहे उन समेत जेको एक्सपोर्ट वारो मामिलो जेको उहो हदफ़ हासिल नाहे थी सघियो. इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीउ जेको हदफ़ हासिल नाहे थी सघियो उन जा सबब कहिड़ा आहिनि. सुभाणे मुल्क में वफ़ाक़ी बजट पेश कयो वेंदो. हाणे हिन वफ़ाक़ी बजट में उम्मीदियूं केतिरियूं आहिनि, आसरा कहिड़ा पिया ॾिना वञनि ऐं ख़ासि करे आवाम लाइ रिलीफ केतिरो आहे. छाकाणि त 200 खां पेट्रोल जी क़ीमतूं 200 खां क्रॉस करे चुकियूं आहिनि. डॉलर हर रोज़ जेका आहे उनजी उॾाम हेठि लहण जो नाव ई नथी वठे. त अहिड़ी सूरत हाल में आवाम लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत वटि छा हूंदो, वफ़ाक़ी हुकूमत कहिड़ो प्लान कयो आहे, आवाम जे रिलीफ लाइ छा हूंदो. ऐं हीअ का असांजी मैशत जेका हाणे ज़ंग लॻंदे असांखे नज़र पई अचे, का लूली लंगड़ी मैशत आहे, इनखे पंहिंजे पेरनि ते बीहारण लाइ हीअ का 11 पार्टियुनि जी हुकूमत आहे. इन कहिड़ी प्लानिंग कई आहे, इन ते असां पंहिंजे माशी माहिरनि खां उनजे नुक़्ते नज़र पुछंदासीं. इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ माशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमून साहब. ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो हिकिड़ो ॿियो माशी माहिर जनाब अतीकुर रहमान साहब. असां इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमून साहब अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं. सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधाइजो त हीअ का अॼु सर्वे रिपोर्ट पेश कई वई, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कई वई 2000 साल 2022 जी. हुन में ॿुधायो वियो त महांगाई, करंट अकाउंट्स, जेको तिजारती खसारो हुयो ऐं जेको एक्सपोर्ट वारो हदफ़ हुयो उहो पूरो नाहे थी सघियो. त उनजा सबब कहिड़ा आहिनि? ॾिसो, जेसि ताईं इक़्तिसादी सर्वे जूं ॻाल्हियूं आहिनि त इहो किताब जेको आहे सो जल्दी असां पढ़ण जी कोशिशि कई आहे. पर जंहिं ते मुंहिंजो ख़्यालु आहे पाण मोटी अचूं जी सर, उहा ॻाल्हि इहा आहे त इक़्तिसादी सर्वे जा जेके बि अंग अखर आहिनि जी सर, जेकॾहिं असां हिकिड़ो इंडेक्सेशन ठाहियूं 1 2 3 10 त इन्हनि 10 इंडेक्सेशन में जेको आहे एनलार्जमेंट थींदी आहे तक़रीबन 20 जी. त 20 जेके इंडिकेटर्स आहिनि उन्हनि इंडिकेटर्स में यानी जेका वयल हुकूमत आहे उन तमामु सुठो परफॉर्म कयो आहे. अच्छा, मां सवाइ 2 हंधनि ते जेसि तरह का असां ग्रोथ जी ॻाल्हि कयूं त 6% ग्रोथ तॾहिं थी आहे जॾहिं त IMF, वर्ल्ड बैंक ऐं ॿिया कसीरल जहती इदारनि जेको आहे सो इन ग्रोथ खे 4.1 खां शुरू कयो, 4.5 ते आया, 8 ते आया, वरी पोइ ते विया. उन जे बावजूद बि जेका ग्रोथ आहे उहा तमामु सुठी थी. हाणे उन ग्रोथ जे सेगमेंट्स में जेकॾहिं सर्विस सेक्टर वठूं उन जेके टारगेट खां वधीक ग्रो कयो. एग्रीकल्चर वठूं उन हालांकि असां वटि एग्रीकल्चर जूं इम्पोर्ट्स बि थियूं पर उहो असां वरी ईंदासीं हिकिड़ो तिजारती खसारे जे हवाले सां. उहा बि एग्रीकल्चर जेका आहे ग्रोथ बि सुठी रही. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जेको आहे सो एवरेजली डबल डिजिट परफॉर्म कयो. जेसि ताईं तव्हां एक्सपोर्ट जी ॻाल्हि कई त एक्सपोर्ट त हिस्टोरिकल जेका आहे सा हिकिड़ो सम्झो त 10 सालनि में एतिरी एक्सपोर्ट जेका आहे इन अंग ते पहुती कोन्हे. टेक्सटाइल जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हियूं कयूं त टेक्सटाइल जेको आहे सो 28% परफॉर्म कयो आहे. ऐं एप्टमा जे चवण जे मुताबिक़ टेक्सटाइल जी इहा परफॉर्मेंस 20 सालनि में बि एतिरी कॾहिं न रही आहे जेतिरा हाणे आई आहे. त अंग अखर जेके आहिनि से हिस्टोरिकली तमामु सुठा आहिनि. ईअं पियो लॻे त मौजूदा हुकूमत में आयल माण्हू पुराणे हुकूमत जी परफॉर्मेंस जी साराह कंदे नज़र आया. पर छाकाणि त 11 पार्टी जेका आहे सा हिकिड़ी मुखालफ़त जहत में ऐं हिकिड़ी पार्टीअ जे त किथे न किथे जेका आहे सा मुखालफ़ती अंसर इन ई इक़्तिसादियात सर्वे में आहिनि जंहिं ते हुननि ॻाल्हायो. फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं हुननि इहो ॻाल्हायो त पेमेंट्स जे सिलसिले में जेके अदायगियूं थियूं उन्हनि असांजी प्रो इकोनॉमिक जेका आहे सा सूरत हाल ख़राबु किथे कई त असां वटि रिज़र्व्स जेके आहिनि से काफ़ी हेठि अची विया. हिते असां चई सघूं था त जेका बीदड़ हुकूमत हुई उन मज़ीद इन खे स्टेबलाइज़ छो न कयो. स्टेबलाइज़ करण जा 2 तरीक़ा हूंदा आहिनि.
हिकिड़ो तरीक़ो इहो हूंदो आहे त पुराणा जेके लोन्स वरितल हूंदा आहिनि कसील जहती इदारनि खां या जिन सां बायलैटरल असांजी तमामु घणी हिकिड़ी तिजारत ऐं ॾे वठि हूंदी आहे, जीअं चाइना आहे, चाइना मां असां तक़रीबन 18 अरब डॉलर जी जेका ख़बर आहे इम्पोर्ट था कयूं, ऐं चाइना खे सिर्फ़ु असांजा 2.5 अरब डॉलर रोल ओवर करणा आहिनि। मुफ़्त न आहिनि ॾियणा, असांखे वापसि कंदासीं, पर थोरो असांखे हिकिड़ो वधीक स्पेस ॾींदा त तव्हां हिन वक़्तु वापसि न को कंदो, उन जे लाइ चाइना तयारु आहे। सिर्फ़ु चाइना ऐं पाकिस्तान जो मामिलो आहे त थोरा जेके आहिनि से ब्याज वधाए करे असां रोल ओवर साईं अब्दुल जब्बार मेमन साहब, इन ते असां तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। उते को एक्सपोर्ट वारो मामिलो आहे, न सिर्फ़ु चाइना सां, यूरोपियन कंट्रीज़ में या को मिडिल ईस्ट में असांजी जेका एक्सपोर्ट आहे उहा एतिरी सुस्त छो आहे, उन ते असां तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। पर अतीकुर रहमान साहब खां उनजो कमेंट्स मां वठणु चाहियां। अतीकुर रहमान साहब, आज जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2021 और 22 की, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब तो कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने तो बड़ा शानदार काम किया है। 20 साल में जो एक्सपोर्ट थी वो इतनी नहीं बढ़ी, एग्रीकल्चर का जो शोबा था उसमें रिकॉर्ड उन्होंने इजाफा किया और दीगर मामलात में उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर है। क्या आप गुज़िश्ता हुकूमत, क्योंकि ये सर्वे जो था वो गुज़िश्ता 80% गुज़िश्ता हुकूमत के पास है, 1 महीना 2 महीने अब इनको हुए, तो आप समझते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत की जो कारकर्दगी है माशी हवाले से वो आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, मैं गुजारिश करूं कि जब पिछली हुकूमत को हुकूमत मिली तो मईशत का बुरा हाल था। करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन पे था आपका। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बात लंबी हो जाएगी जी। उन्होंने 3.5 साल मेहनत कर इकोनॉमी को अपने ट्रैक पर लगाया। अच्छा। और किसी तरह इकोनॉमी उठना शुरू हो गई और आपके जो इतने डाउनफॉल्स और डेफिसिट्स हैं वो कम होने शुरू हो गए। अवाम को भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया, इन्फ्लेशन का रेट भी कम आना शुरू हो गया। फिर उनके जो मंसूबे थे, एहसास प्रोग्राम, गरीब की मदद के प्रोग्राम, सेहत सहूलत प्रोग्राम, लोगों के सेहत के प्रोग्राम, इतने सारे प्रोग्राम थे जिन प्रोग्रामों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। या अब तो सारा कुछ 1 महीने में आपके सामने, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, आप इन्फ्लेशन की बात करें तो गुज़िश्ता हुकूमत में तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ गया था, 10 से क्रॉस डबल डिजिट में आ गया था, 10 to 11% पे आ गया था। लेकिन आज इन्फ्लेशन किस रेट पे खड़ा है? आज इन्फ्लेशन का रेट अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछे तो टू बी वेरी फैक्चुअल 16% पे है और ये 20% की तरफ तेजी से जा रहा है। तो ये जो हुकूमत है वो तो कह रही है कि ये जो 60 रुपए इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ाए हैं जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आया है, वो तो गुज़िश्ता हुकूमत ने जो फ्रीज की हुई थी कीमतें, उसकी वजह से इन्होंने मजबूरन उनको बढ़ानी पड़ी। और वो जो IMF के साथ मुआहदा था उस हवाले से कोई और ऑप्शन नहीं था इनके पास। हम अगर कंपैरेटिव स्टडी पे जा रहे हैं तो आपने मेरा पूछ लिया, जब्बार भाई से आपने पूछ लिया, सीनियर आदमी जब्बार भाई, इन्होंने आपको समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया। अब हम और इसकी डिटेल में जा नहीं सकते। मैं आपको रिपीट करके बोलता हूँ, इकोनॉमी अपनी ट्रैक पर आ चुकी थी, इकोनॉमी अपने ट्रेंड हासिल कर रही थी, इकोनॉमी का बूस्ट शुरू हो रहा था, अभी स्टार्ट था उसका कि अचानक ही ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत जो थी वो काफ़ी, उसने इकोनॉमी को काफ़ी अच्छे अंदाज से, काफ़ी बेहतर अंदाज से 3 साल स्ट्रगल करके इकोनॉमी को उसके ट्रैक पे डाला, वरना पहले तो इकोनॉमी चांस पे चल रही थी। एक ऐसा जहाज थी इकोनॉमी जो ढोले खा रहा था पानी में, उसका कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को सबको कंट्रोल करके उसको ट्रैक पे लेके आए। जब ट्रैक पे लाए तो आप इसके बाद आपको सारा कुछ पता है, मैं क्या बताऊं आपको। आज लेकिन बिजली भी बढ़ रही है, आज गैस भी बढ़ गया है, आज पेट्रोल भी बढ़ रहा है, एवरीथिंग। आप कहेंगे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के अलावा हमें भी कोई लोकल प्लानिंग्स भी करनी होती है ना, वो प्लानिंग्स हमें नजर नहीं आ रही है, कहीं पर कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, ये जो हमारी GDP थी, ये तो 70 साल में हमने देखा कि गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से वो तो जीरो पर आ गई थी। तो आप समझते हैं कि उसके बावजूद हुकूमत बेहतर काम कर रही थी? ये गलत फहमी है कि GDP जीरो पे आ गई थी। GDP के अपने फिगर से जो इम्प्रूव हो रहे थे जी, 1.5% से लेकर, वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड है कि 3 से लेके 4% की तरफ जा रही थी GDP। अच्छा, अगर फैक्ट्स आप मुझसे पूछे तो जी, तो मैं इस पे जरूर आऊंगा। GDP की तो मुस्तकिल ग्रोथ थी और फोकस था कि इसको 6% पे लेके जाएंगे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट चेक हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चेक हो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग चेक हो, SME के लोन्स फ्लोट हुए।
आप देखें विदाउट कोलेटरल करोड़ों करोड़ों रुपए के लोन फ्लोट हुए, लोगों को फायदे हुए, लोग अपने कारोबार पे खड़े हुए विदाउट कोलेटरल। कभी जिंदगी में विदाउट कोलेटरल एसएमईज को लोन मिला? पिछले दौर में एसएमईज को विदाउट कोलेटरल लोन मिले। ठीक है, हम इस पे और मजीद तफसीली बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि जो कल जो बजट पेश होने वाला है उसमें आवाम के लिए रिलीफ क्या है और उम्मीद, आवाम की उम्मीद क्या है और उसमें रिलीफ क्या है। लेकिन मैं इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब से जानना चाहता हूँ। जब्बार मेमन साहब, ये जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, अतीकुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं, जो आप जो हमारे पास जो मंजर कशी कर रहे हैं, वो तो ऐसी है कि जो हुकूमत का नैरेटिव है इस वक्त बिल्कुल उसके मुख्तलिफ है। हुकूमत कह रही है कि लाखों अफराद ने अपनी नौकरी से हाथ धोए, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, बेरोज़गारी बढ़ी। क्या आप समझते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत में कोविड और जो दीगर मामलात हुए थे तो बेरोज़गारी की शरह भी इसकी वजह से बढ़ी थी? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं आपको दो वर्जन दे रहा हूँ। एक वर्जन जो है वो ऑयल प्राइजेस का बढ़ना, एक वर्जन इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस 8 रुपए बेस रेट में नहीं बढ़ाई है जी, वो तकरीबन 11.5 रुपए का बेस रेट होगा, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं, जीएसटी होता है, इनकम टैक्स होता है और बहुत सारी लवाजमात होती हैं। आपका ये जो बेस रेट जो इतना बड़ा है और आपका जो है ये ऑयल प्राइसेस जो बढ़ी हैं, इस के मुकाबले में शौकत तरीन जो है वो एक मरतबा नहीं 11 मरतबा इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने ये 478 अरब रुपए जून तक ये जो है इसको पार्क करके रखा है। उसके वो इंग्रेडिएंट्स बता रहा है, मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स वो बता रहा है कि पीएचडीपी को हमने 200 बिलियन से काटा, क्योंकि पीएचडीपी वैसे ही आपकी स्लो चलती है। कभी भी पाकिस्तान में पीएचडीपी के दिए गए फिगर के मुताबिक सिंध हो, खैबर के पीके हो, तमाम सूबे, इवन फेडरेशन में 30-40% फंड्स आपके बचते हैं जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास जो स्टेट की कंपनीज हैं जिनके पास डिविडेंड्स 600 अरब रुपए के हैं जी, हमने वहां से 200-300 अरब रुपए वहां से लेने थे जी। फिर उसने ये भी बताया, ये भी एक हकीकत है जी, आज भी पाकिस्तान का जो आपको पता है रेवेन्यू कलेक्शन टैक्स का 26% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले में। तो उन्होंने कहा कि मैंने 300 अरब रुपए इससे बढ़े हुए टैक्स में से भी निकाले हैं। ये बातें मुफ्ता इस्माइल और इसके दरमियान जो है वो इस तरह चलती रही कि मुफ्ता ने कहा कि भाई वो पैसे कहाँ हैं, जैसे कि उसने अपना शौकत तरीन ने कोई रास्ते पे बंद रोड के पैसे छेड़े हों। भाई ये पैसे छोटे बंद रोड पे नहीं है, ये पैसे हैं उस अकाउंटिंग का हिस्सा जिसको हम कहते हैं कि टू बी फाइनेंस के जो एरियाज उसने बताया। लेकिन मेमन साहब ये जो मुद्दा आपने उठाया है, ये जो पॉइंट आपने उठाया है, इसका जो जिक्र आज हमने जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी ये कहा गया कि 478 अरब रुपए जो शौकत साहब कह रहे हैं वो तो किसी भी खाते में कहीं पे हमें नज़र ही नहीं आ रहे। वो पैसे कहाँ हैं, किस जगह रखे हुए, कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ लफाजियत पे है, सिर्फ बयानबाजी पे है और इसकी हकीकत पे कोई कहीं नज़र नहीं आ रहे। वो देखिए, मैं तो ये बात कहता हूँ बड़ी सिंपल। वो कह रहा है कि जी आके बैठें मिस्टर मुफ्ता, शौकत तरीन, मिस्टर शौकत तरीन कहते हैं कि भाई दोनों हम मिस्टर बैठे जी, आपस में बैठ के हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंस डिवीजन के पास किस जगह पे ये पैसे किस तरीके से बिल्ड किए जा सकते हैं। 4 दफा तो मैंने खुद में सुना है। अब वो इसको नहीं मान रहा है, वो इसको नहीं मान रहा है, तो उसका तरीकेकार ये है कि आप ही दोनों को बुला लें। अगर कोई हम जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, अब जो कल जो बजट पेश होने वाला है उसमें 650 अरब रुपए रखे गए हैं आवाम को सब्सिडी के लिए। क्या आप समझ रहे हैं कि जहां पेट्रोल 200 क्रॉस कर चुका हो और 250 तक जाना है एक अंदाजे के मुझे, वहां पे 650 अरब रुपए की सब्सिडी काफी है? देखिए, जहां आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, तो आप गैस की बात भी कर लें जी। बिल्कुल, और फिर बिजली भी इसमें शामिल कर दें, और फिर बिजली भी इसमें शामिल। 45% गैस के रेट बढ़ गए और गैस के बगैर इंडस्ट्री चलने वाली नहीं, इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कोई अच्छी खासी इंडस्ट्री तो कराची की, अब्दुल जब्बार साहब मेरे बहुत सीनियर हैं, बड़े मोहतरम हैं और मुझसे बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं। मैं उनकी एक लफ्ज से इत्तेफाक कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि फिर जो इलेक्ट्रिक के टैरिफ बढ़ने वाले 1 जुलाई से 8 रुपए के करीब, और ये तो सिर्फ वो टैरिफ है जो बेस रेट पे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट है मंथली, वो उसको अगर एड बैक करें तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है।
ہمارے پاس تو الیکٹرسٹی کا بل جو ہے وہ آتا ہے کسی کی تنخواہ سے زیادہ، تو وہ تنخواہ میں اگر بل دے دے گا تو گھر کیسے چلائے گا، زندہ کیسے رہے گا، کھائے گا، دوائی کیسے کرے گا. بات ساری ہے کہ ان کو چاہیے کہ نیکسٹ جو بھی بجٹ لا رہے ہیں اس بجٹ میں 17% جو جی ایس ٹی لگا ہوا اس کو وڈرا کرے، اور اس کے لیے کوئی ایک ایسی سہولت مہیا کرے کہ گھر گھر، چاہے چھوٹا گھر ہو چاہے بڑا گھر ہو، چاہے چھوٹی فیکٹری ہو چاہے ہر جگہ سولر لگے اور رات کو پنکھا چلے اور انڈسٹری میں بھی آئے، اور اس طرح سے معاملات صحیح ہوں اور بجلی کا بحران ختم ہو تو کوئی جا کر انسان کی زندگی کو سکون آتا ہے اس پہ کا. اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے ورڈز کی جگلری کر لیں، لیکن میں ایک بات پہ اپنے قائم ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا آنا بہت ضروری ہے. ایکسپورٹس کہہ کہ ہم تھک گئے ہیں کہ ایکسپورٹس کے یہ ٹارگیٹ وہ ٹارگیٹ، یہ اتنا بڑھا لو اتنا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے اکانومی ٹھیک نہیں ہونے والی. اکنامی ٹھیک ہوگی آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی تب آئے گی جب آپ چیزوں کو پرائیویٹائز کریں گے، اپنے پورٹس کو دیکھیں گے، آپ اپنی ایئرپورٹس کو دیکھیں گے، اپنی ہائی ویز کو دیکھیں گے. یہ آپ کے پاس تو بہت ساری چیزیں پرائیویٹائز کرنے کے لیے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. انڈونیشیا 17,000 جزیروں کا ملک، اس نے اس فارمولے پہ عمل کیا تو آج اس کی اکنامی $4 ٹریلین کی اکنامی ہو گئی ہے. ہماری اکنامی $300 پہ کھڑی ہے، $300 بلین پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے. ہمیں اور جو معاملات ہیں اس پہ بھی نظر کرنی چاہیے، صرف ایکسپورٹ والا معاملہ نہیں ہے. اچھا انجینئر عبدالجبار میمن صاحب، آپ جو کل بجٹ پیش ہونے والا ہے، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ اس میں عوام کے ریلیف کے لیے کچھ حکومت نے تیاری کی ہوئی ہے کہ ریلیف کس حد تک عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو بھی بجٹ بننے جا رہا ہے اس بجٹ میں یہ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش اس لیے کریں گے کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو 4 سے 6% سے زیادہ اس ڈیفیسٹ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اب اس بڑے ہوئے ڈیفیسٹ کو، جس میں پاکستان میں آپ کے اخراجات جو ہے ریونیو کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں، بالکل آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیفیسٹ آپ کا کم نہیں ہو رہا ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ بھئی اس میں جو 1,000 ارب روپے کا فرق آنا ہے، وہ فرق جو ہے موجودہ جو ٹیکس پیئرز ہے کچھ ان سے حاصل کیا جائے گا. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم براڈننگ آف ٹیکس پہ کریں گے، مگر میں تو اس بات پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ براڈننگ آف ٹیکس کے اوپر، یعنی جتنے بھی بیوروکریٹک یا ایڈوائزری پلیٹ فارم اس ملک میں آئے ہیں، 2 سالوں سے مسلسل میں ڈاکٹر وقار کو سنتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 7.6 ملین آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہیں جن سے ہم بلینز آف روپیز حاصل کرنے والے ہیں. یہ بات ایون شوکت ترین سے سن کے میں تو ان میٹنگوں میں جاتا رہا ہوں کہ ہم نے 12-15 ملین آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں ٹیکس پیئر جن سے بلینز آف روپیز کا ٹیکس آنے والا ہے. یہ بھی ہم سن کے تھک گئے ہیں کہ پاکستان میں، جس کی ہم نے بھی ایکچولی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے یہ ماڈل میں نے بھی بنا کر دیا ہے ان کو، جس کا میں ایک رکن ہوں. میں نہیں کہتا کہ صرف میں ہوں، مینی گروپس آر ورکنگ. اس گروپ میں ہم نے ایک ماڈل دیا کہ آپ کے پاس الیکٹرسٹی کے کنیکشن اور کمرشل گیس الیکٹریکل کنیکشن جو ہے وہ آپ کے پاس 4 ملین ہیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ ان کو رجسٹر نہ کریں؟ پرابلم یہ ہے کہ رجسٹر کرنے اور نہ کرنے کے بیچ میں ایک ہوتا ہے اسپیس. اسی اسپیس میں ایک نوٹس مینوفیکچرنگ مشینری بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں FDR. آخر ایک ٹریڈیشنل جو سسٹم ہے اس نے بھی چلنا ہے، آپ کا بھی گھر چلنا ہے، دوسروں کا بھی گھر چلنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ انفلیشن کے وہ بھی شکار ہیں جن کے پاس کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. انفلیشن کا وہ تو شکار ہے جس کے پاس جو ہے اپنی ضرورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مگر اس ملک میں لگتا ہے کہ انفلیشن، جہاں تک انفلیشن کی بات ہے تو یہ بھی آپ سن لیں کہ رضا پاکر نے جب ایجپٹ میں IMF کے حوالے سے وہاں پہ یہ معاملہ سنبھالا تھا، اس زمانے میں ہم نے جب اس کی ہسٹری پڑھی تو ہم نے کہا یہ ایجپٹ کو تباہ کر اب پاکستان کو تباہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. اس نے سب سے پہلے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ جی انڈیپینڈنٹ سینٹرل بینک بنائیں. اس انڈیپینڈنٹ کا نقصان یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو 10% پہ قرضے لے کر اور اس کے مارک اپس کی ادائیگی 10% کے حساب سے کرنے والی تھی، وہ اس نے سیکنڈری مارکیٹ میں جا کے 15% پہ لیے. حکومت پاکستان کا نقصان.
बजट डेफिसिट आपका बढ़ना। उसके बाद जो खराब बात हुई है इस मुल्क में वो ये है कि सारे आर्काइव में हम देखते हैं कि टर्की जो है 73% इन्फ्लेशन है। टर्की में डिस्काउंट रेट जो है वो है 14%। पाकिस्तान में आपके जो है वो इन्फ्लेशन जब 12 और 13 पे आई तो यही मोहतरम रजा बाकर साहब ने इंडिपेंडेंस को सामने रखते हुए बगैर गवर्नमेंट्स के पूछे, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए थे, इन्होंने 13.75 किया। मैं आपको एक और बात बताऊं जी सर, नस्ट में एक रिसर्च स्टडी हुई, नस्ट कहती है कि पाकिस्तान में आप नेगेटिव इंटरेस्ट पे चले जाओ जी। पाकिस्तान में अगर आपने इन्फ्लेशन को कम करना है तो 1% जी डिस्काउंट रेट का मतलब है कि 1.25% आप इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन तो हमने खुद बढ़ाई है, डेट्स तो हमने खुद बढ़ाए, रजा बाकर की मेहरबानी से हमने पूरी अपनी फिस्कल मैनेजमेंट को तबाह किया है, ठीक, बाहर से लोगों को ला ला कर। ठीक है, हमने उन लोगों को मुशीर बनाया, ठीक है, जो लोग बिल्कुल बिल्कुल के इल्जामात के तहत भाग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमारी गवर्नेंस के इशू हैं, हमारी मिसमैनेजमेंट के इशू हैं। अतीकुर रहमान साहब, मैं बिल्कुल मुख्तसरन आपसे जानना चाहता हूँ कि अब हुकूमत की तरजीहात में कौन से शोबे होने चाहिए जिनको फौरी तौर पे हुकूमत एड्रेस करे ताकि ये जो खसारा है ये कम हो सके। देखिए, सबसे मेन बात तो ये कि हुकूमत को एक अच्छा मॉनिटर मुकर्रर करना होगा। सब्जी मंडी से जो चीज चली, आलू प्याज, ठीक, जब वो आप तक पहुंचती है तो वो तकरीबन 10 गुना बढ़ चुकी होती है। एक मॉनिटरिंग होती है, बीच में हर मुल्क करता है, हर शहर करता है, हर गांव करता है। हमारे मुल्क पे मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। 10 रुपए की चीज सब्जी मंडी से चली आपको 100 रुपए में मिलती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो ही नहीं सकता जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। भाई थोड़ा सा मुनाफा रख लो, इतने सारे मिडिल मैन मत रखो, सिस्टम को ऐसा बनाओ। दूसरा ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अपने सोलर पे काम करना पड़ेगा। सोलर पे काम करने की बहुत सी जरूरत है। लोगों को जिंदा रहना है, अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी के अजाब से बचाना है, और जब वो उससे बचेंगे तो उनको पैसा बचेगा तो वो चीज खरीदने के काबिल होंगे। इस वक्त लोगों के हालात ये है कि वो कुछ खरीदने के काबिल नहीं है। ठीक, ये सारी दो चीजें मेन है। कुछ भी करने आपको ये दो चीजें करनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे आज की जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है और कल जो बजट पेश होने वाली है उस पर आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया कि एक तो मॉनिटरिंग जो है वो उसको बेहतर बनाना है, दूसरा सोलर पे आपने कहा कि सोलर पे जाना है, और इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब ने कहा है कि ये जो अब जो पॉलिसीज़ जो गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ वो किस हद तक बेहतर थी और उनके बकौल के उन्होंने GDP और दीगर मामलात को किस हद तक बेहतर किया हुआ था। अब ये तो वक्ती साबित करेगा कि उसने किस हद तक माशी हमारे जो मामलात थे उनको बेहतर किया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। असद मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।